हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में। जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसका आज लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या था अपना कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट या फिर एटम का कितना कंपोजिशन है, कितने क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, उसको हमने कहा था परसेंटेज कंपोजिशन, बराबर। और इसके बाद क्या देखा था? मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या था कि किसी भी कंपाउंड में कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। क्या था मॉलिक्यूलर फार्मूला? जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज का हमने एग्जांपल लिया था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। तो ये 612 क्या है? ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या दिखा रहा है? ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को दिखा रहा है। फिर इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमने बनाया था, क्या बनाया था? C1H2O1। तो 1 2 1 ये क्या दिखाया था अपना? एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये एग्जांपल को देख के क्या समझ रहे हो कि जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, एम्पेरिकल फार्मूला ये है, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, 6 से डिवाइड हुआ है। क्यों 6 से डिवाइड हुआ है? 2 3 ये सबसे क्यों नहीं डिवाइड हुआ है? क्यों? क्योंकि ये जितना भी नंबर दिख रहा है आपको 6 12 और 6, ये 6 से अपना डिवाइड हो जाएगा, इसलिए। यानी एम्पेरिकल फार्मूला क्या था? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे होल नंबर क्यों है। आपके मन में सवाल आना चाहिए ना, होल नंबर क्यों है, इंटीजर क्यों नहीं है? तो यहाँ पे सुनो, होल नंबर क्यों है? जैसे जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो ये इसका वैलेंसी लिखते थे यहाँ पे 1, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते तब हम फॉर्मूला बनाते थे CH4, तो यहाँ पे 1 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 1 दिखाते नहीं, लेकिन यहाँ 1 होता है, तो यहाँ पे ये 1 है और ये 4 है, ये क्या है? अपने होल नंबर। तो जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो वहाँ पे हमेशा होल नंबर होता है, इसलिए हम इंटीजर नहीं लिए। अगर इंटीजर लेते तो क्या होता है? अपना नेगेटिव हो जाता है। और कभी कंपाउंड नेगेटिव होता है क्या? ऐसा होता है क्या? कभी देखियो क्या? CH-4 H2-1 ऐसा होता है क्या? नहीं। इसलिए हम यहाँ पे होल नंबर लिए, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ये सब अच्छे से हमने पढ़ चुका था और 2-3 हमने न्यूमेरिकल भी देखा था। तो अगर आपको ये लेक्चर समझना अच्छे से तो वो पुराना लेक्चर देख के आना। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में इसके आय का टॉपिक देखेंगे। आज का लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं स्टोइचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं। स्टोइचियोमेट्री पे 4-5 आपको सोल्ड एग्जाम्पल दिया है और प्लस पीछे आपको भी न्यूमेरिकल्स दिया है स्टोइचियोमेट्री पे। लिमिटिंग रिएजेंट पे उतना नहीं है, तो भी वो लिमिटिंग रिएजेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में क्या दिया है? परसेंटेज प्यूरिटी, यानी प्यूरिटी कॉन्सेप्ट आया है, तो वो भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, प्लस इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आज का टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री, इसको स्टोइकियोमेट्री जो बोलना आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, 2 टर्म लिखा है, एक लिखा है स्टोइकियो और एक लिखा है मेट्री। मेट्री का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ मैं। यहाँ पे 2 टर्म है, एक है स्टोइकियो और एक है मेट्री, ठीक है। स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट। एलिमेंट सबने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस जिसको हम दोबारा और इसमें ब्रेक नहीं कर सकते, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और नहीं ला सकते। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, वो हो गया एक एलिमेंट। मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी एलिमेंट के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्री, मेजरमेंट। ये स्टोइचियोमेट्री कभी बचपन से आपने पढ़ा नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, ये अपना 11th में आया है, एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? स्टोइचियो मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये कहने का मतलब क्या है इसका? इसका प्रॉपर फिर डेफिनेशन बन जाएगा, स्टोइचियोमेट्री ट्री इज द मेजरमेंट। आप सुनो, देखो आगे भी अभी है डेफिनेशन, सुनो। पढ़ क्या रहे हैं हम? केमिस्ट्री में क्या होता है? मैक्सिमम टाइम्स रिएक्शंस आते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री भी क्या होता है? एक रिएक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। कैसा रिएक्शन? एक बैलेंस्ड इक्वेशन के ऊपर स्टोइचियोमेट्री अप्लाई होता है। तो स्टोइचियोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ। अब एक रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट और क्या होता है? एंड प्रोडक्ट्स
इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या लिखा मैंने? स्टोइचियोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मेजरमेंट निकालते हैं तो वहाँ स्टोइचियोमेट्री यूज होता है। या फिर इसको आप बोल सकते हो कि किसी भी रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मेजरमेंट करें उसको हम स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अभी तक थोड़ा थोड़ा समझा होगा, अब एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से समझेगा आपको। तो ये डेफिनेशन है। अब इसके आगे मैं लिखता हूँ। एक मान लो एक रिएक्शन है, कैसा है? A+B, ये क्या रिएक्शन, ये क्या रिएक्टेंट, क्या बन रहा है? C+D, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्री, with the help of stoichiometry we can find what, क्या हम फाइंड कर सकते हैं? बेसिकली we can find number of moles of reactant एंड आल्सो हमने अभी देखा कि इसका डेफिनेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या मेजरमेंट था, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का मोल निकाल सकते हैं। एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट का भी मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्री वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। बात यहाँ तक सीमित नहीं है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी नहीं, हम इससे मास निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, रिएक्शन देखो, H2 + N2 क्या बनाता है अपना? NH3। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं, क्यों? यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। क्या करना होगा? यहाँ देखो, पहले क्या करो आप? नाइट्रोजन को बैलेंस करो। यहाँ N2 है, यहाँ N1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया। ये हुआ एक बैलेंस्ड इक्वेशन। याद रखना, स्टोइचियोमेट्री हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लगाते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे एक जो नंबर दिख रहा है आपको 3, यहाँ पे क्या है? 1 होगा, और यहाँ पे क्या? 2, 3 1 2, यहाँ 3 1 2, ये क्या होता है अपना? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही तो भी आप समझ सकते हो। स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, ये क्या दिखा रहा है? 3 1 और 2, ये सब क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जो कोएफिशिएंट है वो एक ऐसे टाइम पास के लिए नहीं है, ये क्या है? अभी इससे आपको पता चलेगा कैसे हम मास, वॉल्यूम और मोल्स निकाल सकते हैं। जो कोएफिशिएंट है वो मेनी थिंग्स को क्या कहता है? रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 3 स्टोरी बनता है, कैसे? देखो, मैंने क्या बोला? कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ को क्या करता है? कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या करता है? आप तो ऐसे बोलते जा रहे हो। आप यहाँ पे देखो, पुराना एग्जांपल लो किसका? केमिकल रिएक्शन का। क्या था? 3H2 प्लस कितना था? N2 एक ही था। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2NH3। इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये 3 स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। स्टोरी नंबर फर्स्ट, स्टोरी नंबर सेकेंड, एंड देन स्टोरी नंबर थर्ड। कैसे? स्टोरी नंबर 1 क्या बोलता है? ये जो 3 और यहाँ पे क्या? 1 और यहाँ 2, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का क्या करेगा? हमें अमाउंट बताएगा। ये क्या? 3 1 और 2। मतलब यहाँ पे देखो 3H2 लिखा है, 3H2 इसका मतलब 3 मोल। ठीक है, 3 मोल, 3 मोल्स, फिर एक N2 इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ में कैसे? यहाँ था 3, ये कोफिशिएंट था तो यहाँ पे 3 मोल्स लिखा, ये कोफिशिएंट 1 था तो 1 मोल बचा। क्या? 2NH3, 2 है, कितना आएगा? आप बोलो, 2 मोल्स। स्टोरी नंबर फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। स्टोरी नंबर सेकेंड, इट रिप्रेजेंट रिएक्टेंट्स इज टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इज टू प्रोडक्ट अपने को रेशियो को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पे 3 केमिकल से क्या है, H2 है, H2 N2 है, H2 NH3 है। इसका क्या कहता है, अपने को रेशियो भी रिप्रेजेंट करता है। स्टोरी नंबर सेकेंड, क्या ये कोफिशिएंट, H2 कितना है 3, N2 कितना है 1, 3:1, H2 ये कितना है 2, तो इसका रेशियो भी हम निकाल सकते हैं ये कोफिशिएंट की मदद से। क्या है 3:1:2। फिर स्टोरी नंबर थर्ड क्या बोलता है, ये रिप्रेजेंट्स करता है, जो कोफिशिएंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे, यहाँ पे 3:2 है, 3:2 को ऐसा हम लिख सकते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, एक N2 एक N2 एक N2 एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, 2NH3 2NH3 दो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। तो अभी तक आपने क्या समझा जी, कोफिशिएंट वो क्या, कोफिशिएंट क्या मेनी थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या, स्टोरी नंबर 1, स्टोरी सेकेंड, स्टोरी थर्ड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। और क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो भी हमें ये कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है, यानी हम कोफिशिएंट अगर दिया है तो उससे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो निकाल सकते हैं। एंड देन थर्ड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3 है 3 मॉलिक्यूल्स, एक है 1 मॉलिक्यूल्स, 2 है 2 मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता, एग्जाम्पल देता हूँ 2Mg + O2, क्या बनेगा 2MgO, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, क्या रिप्रेजेंट करेगा 2 मोल्स, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा। 2 मोल, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा, और ये यहाँ 2 है तो 2 मोल। सेम अगर इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसका रेशियो है Mg:2O2:MgO, इसका रेशियो क्या है 2:1:2। रेशियो का इतना काम नहीं आता, मोल्स, मोलिक्यूल्स और वॉल्यूम का काम आता है। तो मोल बता दिया और ये अपने को रेशियो प्रोडक्ट बता दिया। इसके बाद मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 है 2 मॉलिक्यूल्स, एक है 1 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे 2 है तो 2 मॉलिक्यूल्स। तो आपको समझा होगा कि किसी भी रिएक्शन को देख के कैसे हम उसका नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। अभी तक आपने ऐसा कभी किया नहीं होगा कि कोई रिएक्शन को देखा, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिख दिया, लेकिन आप 11th में आ गए हो, आपको एक हायर लेवल का केमिस्ट्री आ चुका है। तो आप एक रिएक्शन को देख के उसका नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो प्लस मॉलिक्यूल्स, और इसका रेशियो भी लिख सकते हो किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो ये सब हो कैसे रहा है, किसी रिएक्शन को हम कैसे देख के मोल्स मॉलिक्यूल्स लिख दे रहे हैं। तो आप उसको देखते हैं ये स्टोइचियोमेट्री यूज कैसे हो रहा है। अभी हमने क्या देखा, यूज कब हो रहा है, अब देखते हैं स्टोइचियोमेट्री यूज कैसे हो रहा है, ये स्टोइचियोमेट्री आया कहाँ से। तो आप इसको भी लिख सकते हो, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है तो भी ठीक ठाक है। आप देखते हैं ये स्टोइचियोमेट्री हम कैसे यूज किया, कैसे इसका यूज हो रहा है हमारे सिलेबस में। एक मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, CH4 + O2, क्या अपना फॉर्म होगा, CO2 होगा प्लस H4 यानी H2O, ये अपना फॉर्म होगा। एरो सीधा कर रहा हूँ, हाँ ये अपना फॉर्म होगा। अब इस इक्वेशन को आप देखो, देख के क्या लग रहा है, ये इक्वेशन बैलेंस है, जो बोला ये इक्वेशन बैलेंस है समझ लो अभी तक उसने कुछ नहीं पढ़ा है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H4 है, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे H क्या है 4 है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस नहीं है। तो ये इक्वेशन को अपने को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है चलेगा, यहाँ H4 है, यहाँ H2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये H तो 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 + 2, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गए, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब जाके ये रिएक्शन क्या हुआ, अपना बैलेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया कि ये 1 2 1 और 2, ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, तो 1 का मतलब क्या बोला, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। 2 का मतलब 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स, 1 यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल 2 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया। अब इसी को मैं जब 100 से मल्टीप्लाई करूँ, अब इसी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, 100 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल्स,
ये हो जाएगा 200 मॉलिक्यूल्स, 200 मॉलिक्यूल्स। ये हो जाएगा 100 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ये भी हो जाएगा अपना 200 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। अभी एक स्टैंडर्ड में लिखा था, उसको क्या किया मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक के साथ तो नहीं होगा, सबके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 100 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल। अब ये एक मॉलिक्यूल है। अब किसी मॉलिक्यूल को अगर Na से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय Na, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो किस में, मोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको नहीं समझा होगा, क्यों? क्योंकि आपने पहला लेक्चर अगर पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तभी ये समझा होगा। क्यों? कैसे कि किसी मॉलिक्यूल का अगर Na से मल्टीप्लाई करे तो वो मोल में बन जाएगा। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल था, Na से मल्टीप्लाई किया, 1 मोल हो गया, 1 मोल। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का हो गया 2 मोल, Na से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 मोल, यहाँ पे हो जाएगा 2 मोल। यहाँ तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगा। पहले क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया सबके साथ, Na से मल्टीप्लाई किया सबके साथ। तो अगर एक मॉलिक्यूल था, Na से मल्टीप्लाई किया 1 मोल, फिर 2 मोल, फिर यहाँ पे 1 मोल, फिर 2 मोल। अगर अब इसी में अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई बाय 50, ये क्या हो जाएगा 50 मोल, ये 100 मोल, ये 50 और ये भी 100। पहले मॉलिक्यूल था, फिर मॉलिक्यूल, फिर मोल, फिर मोलार। ठीक है, इसके बाद अगर इसी को, अब यहाँ पे देखो 1 मोल, 1 मोल क्या था, 1 मोल, 1 मोल कितना 22.4 लीटर था एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ मान के चल रहे कि STP कंडीशन है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो यहाँ पे 1 मोल था तो ये 22.4 लीटर, यहाँ भी होगा 22.4 लीटर। 1 मोल के लिए कितना 22.4 लीटर, 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। 1 मोल 22.4 लीटर, 2 मोल 2 इंटू 22.4 लीटर, कितना होगा। अब अगर इसी और ये जितना भी सबको आया, सबको अगर मैं 22.4 से डिवाइड करूँ 22.4 लीटर, ये क्या हो जाएगा अपना 1 लीटर। और ये डिवाइड बाय 22.4 लीटर, तो ये हो जाएगा 2 लीटर। और ये हो जाएगा अपना 1 लीटर, 1 लीटर। और ये हो जाएगा अपना 2 लीटर। तो इतना मैंने लिखा किसके लिए, एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए स्टोइकियोमेट्री कहाँ से आया है। पहले क्या देखा हमने, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, फिर 1 मॉलिक्यूल, फिर यहाँ से Na से मल्टीप्लाई किए 1 मोल 2 मोल, 1 मोल 2 मोल, फिर 1 मोल किसके, इतने लीटर के इक्वल 1 मोल 1 लीटर, 2 मोल 2 लीटर, 1 मोल 1 लीटर, 2 मोल 2 लीटर। तो अगर आप अगर 2 मोल लिखा होगा तो आप वहाँ पे 2 लीटर लिख सकते हो एक केमिकल रिएक्शन में। आप मान लो यहाँ पे देखो CH4 तो इसका कितना 16 ग्राम है, और ये 2O2 ऑक्सीजन का 32, ये 64 ग्राम हो जाएगा। और CO2 का कितना 44 ग्राम होता है मोलार मास, और इसका हो जाएगा 36 ग्राम। तो जब यहाँ पे देखो 16 ग्राम था तो 2O2 64 ग्राम। आप इसी कॉन्सेप्ट पे आप 2 क्वेश्चन करो। जैसे कि रिएक्शन लिखता हूँ H2 प्लस O2 क्या फॉर्म होगा H2O। केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्या, नहीं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बैलेंस हुआ। इसके बाद आप बताओ यहाँ पे कितना मोल है, यहाँ पे बताओ कितना ये लीटर है, और यहाँ पे बताओ कितना ग्राम है। दूसरा एक लेता हूँ मैं क्वेश्चन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है CaO प्लस CO2। ये इक्वेशन बैलेंस है क्या, हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अब यहाँ पे आप बताएं ये कितना लीटर है, ये कितना ग्राम है, और ये कितना मोल है, ये कितना मोल है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, आप इसे सॉल्व करो, इसके बाद मैं अभी बताता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो 2H2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 मोल बराबर कितना लीटर है, ये कितना लीटर, यहाँ पे कुछ नहीं, एक मोल यानी 22.4 लीटर। 22.4 लीटर कहाँ से आया, पहले चैप्टर में क्या मैंने बताया था, 1 मोल विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर।
क्या था, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ भी हम एज्यूम किए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, इसलिए 1 मोल कितना 22.4 लीटर हुआ बराबर। यहाँ पे 2H2O है, इसका ग्राम में निकालना है तो आपको इसको कैलकुलेशन करना होगा। 2 × 18 36 ग्राम आ गया। क्यों, कैसे कि H2O का क्या मोलार मास कितना होता है 36, तो 2 से H2O का मोलार मास कितना होता है 18, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा होगा 36 ग्राम। अब CaCO3 है, इसमें कितना लीटर है, ये कितना लीटर, यहाँ पे एक क्या अपना कोफिशिएंट, एक क्या दिखा रहा है, कितना 1 मोल है, 1 मोल यानी 22.4 लीटर। यहाँ कुछ नहीं 1 और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा। यहाँ CaO का कितना ग्राम होगा, कैल्शियम का 40 और इसका 16 कितना आ जाएगा 56 लीटर होगा। एक है और ये कितना मोल होगा, यहाँ एक कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा 1 मोल। ये 22.4 लीटर 56 ग्राम 1 मोल, 2 मोल 22.4 लीटर 36 ग्राम। तो जितना वैल्यू मैं निकाला हूँ, आई होप आपने सॉल्व किया होगा, आपका भी ये सेम वैल्यू आया है। अगर आपका सेम वैल्यू आया है तो समझ जाओ आपने स्टोइचियोमेट्री समझ लिया है। अब आगे का वीडियो नहीं देखे हो तो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, तो भी मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। तो आप देखते हैं न्यूमेरिकल्स। अब हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, यानी न्यूमेरिकल्स। केमिस्ट्री फिजिक्स में बोलते हैं ना अपन न्यूमेरिकल्स, वैसे केमिस्ट्री में भी इसमें न्यूमेरिकल्स आ गया है। 10th तक क्या था, 10th तक आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं मिलते थे, फिजिक्स में था। अब 11th में क्या गया, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आ गया है। तो इसमें हम क्या पहले क्या है अपना प्रॉब्लम नंबर क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2.11 ये क्या अपना प्रॉब्लम नंबर। इसमें आपको पहला क्वेश्चन यही है, ये स्टोइकियोमेट्री के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्ड ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। क्या बोल रहा है, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन आपने 10th में पढ़ा होगा। कंबशन रिएक्शन क्या था, याद है कुछ नहीं, ठीक है। कंबशन रिएक्शन क्या था कि कभी भी कोई रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको अपन कंबशन रिएक्शन बोलते थे। कंबशन रिएक्शन की खास बात क्या है कि उसमें हमेशा CO2 और H2O हमेशा प्रोड्यूस होगा, मेजर क्वांटिटी में यही CO2 और H2O प्रोड्यूस होगा। कंबशन रिएक्शन का ये खास बात है, ठीक है। तो अपने क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसको देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। नहीं ये तो हम उसको बैलेंस करेंगे। स्टोइकियोमेट्री लगाने से पहले हम किसी भी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो क्या बोल रहा है, कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। मीथेन मतलब CH4, तो O2 से रिएक्ट करेगा, कंबशन रिएक्शन क्या फॉर्म करेगा, CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन देखो बैलेंस है क्या, नहीं। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 ये 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन बिगड़ गया, कितना है ये 2 2 4, यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन क्या हुआ अपना, बैलेंस हुआ। इक्वेशन बैलेंस है। अब इसमें स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं और जो बोला उसको फाइंड करते हैं। तो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास निकालना है, कब, जब ये 24 ग्राम ऑफ मीथेन अगर इसमें प्रेजेंट है। तो स्टैंडर्ड, पहले इसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे। अपने क्या लिखें पहले, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब जो जो इसका होता है। तो यहाँ पे सब मास में चल रहा है तो इसको ग्राम में लेंगे, तो इसका मास कितना आ जाएगा, 12 + 4 16 ग्राम, O2 64 ग्राम, और CO2 का पहले ही देखा 44 ग्राम होता है, और ये 36 ग्राम। यहाँ तक सबको समझा होगा। ये अपना पहले हमने स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दिया। फिर क्या ये बोल रहा है अपने को 24 ग्राम CH4 रहेगा, तो बोल रहे CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, 2H2O कितना प्रोड्यूस होगा, यही अपने को निकालना है, ये और ये कितना प्रोड्यूस होगा। तो अपने को यहाँ 24 ग्राम दिया है, तो आप क्या जो दिया है अपने को और जो निकालना है उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट किए तो आप यहाँ पे आप लिखो CH4 और CO2। स्टैंडर्ड वैल्यू पहले लिखो 16 और CH4 का 44, यहाँ ग्राम भी लिखो तो अच्छा है। फिर यहाँ पे 24 ग्राम हुआ, तो अब बोलना है, अब वो पूछ रहे हैं यहाँ कितना ग्राम होगा, तो इसको मान लो x ग्राम। तो आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपना क्या आ जाएगा, 16x विच इज इक्वल टू 44 × 24, 44 × 24। x का वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से 4 हुआ 11, यहाँ 4 यहाँ 6, तो अपना आ गया 66 ग्राम। तो x का वैल्यू आ गया 66 ग्राम, यानी CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, 66 ग्राम। कब,
जब 64 ग्राम 24 ग्राम CH4 रिएक्ट करेगा 2O2 के साथ, तो अपना 66 ग्राम CO2 निकल जाएगा। वैसे आप 2H2O का भी निकाल सकते हो, 2H2O का यहाँ पे लिखोगे और 2H2O, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 16 ग्राम, कितना दिया है 24 ग्राम आपने दिया है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 36 ग्राम, और पूछ रहे कितना ग्राम यहाँ पे बनेगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 24 इंटू 36, और ये 4 से आएगा, ये 9, ये 1 से, और ये 6 9 या 54, x की वैल्यू कितनी आ गई 54 ग्राम, यानी H2O कितना प्रोड्यूस होगा हमारा 54 ग्राम। कब? जब 24 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट होगा। तो ये आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझा होगा, अगर अच्छे नहीं समझा तो फिर से आप पीछे करके वीडियो को देखो, आपको अच्छे समझ जाएगा। तो ये अगर आपको अच्छे समझा तो इसके बाद 2 और न्यूमेरिकल आगे दिया है, तो वो भी आप अपने ट्राई करना। इसके बाद जो चौथा न्यूमेरिकल है उसमें प्योरिटी कॉन्सेप्ट आया, इसमें परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया। तो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। इसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे। मैं रफ कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है अपना प्योरिटी कॉन्सेप्ट। प्योरिटी कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है कि गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विच इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट अंडरगोइंग इन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विच इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट undergoing in reaction, आप समझ लें राइटिंग। मास गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विच इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट अंडरगोइंग इन रिएक्शन। मतलब क्या है कि मान लो अगर 100 ग्राम CaCO3 दिया है, तो बोला उसमें कुछ अपना प्योरिटी होगा, कुछ प्योर सब्सटेंस होगा, कुछ इम्प्योर सब्सटेंस होगा। तो सब मान लो मैंने एज्यूम किया कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, तो उसमें 80 ग्राम अपना प्योर सब्सटेंस है और 20 ग्राम अपना इम्प्योर सब्सटेंस है। तो ये इम्प्योर को क्या बोलते हैं? हम गैंग बोलते हैं। 10th में आपने मेटलर्जी में गैंग को पढ़ा हुआ, कैसे जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब वो तो 10th की बात है। अब यहाँ पे देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसमें 80 ग्राम प्योर और 20 ग्राम इम्प्योरिटीज़ है। तो जो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कुछ क्वांटिटी में अपने को दिया है कोई कंपाउंड, तो उसमें 100% क्या प्योर नहीं होगा, उसमें कुछ इम्प्योर रहेगा। तो उसका क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट अंडरगोइंग इन केमिकल रिएक्शन, वो इक्वल नहीं रहेगा। यानी अगर 100 ग्राम दिया है तो 100 ग्राम रिएक्शन में रिएक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20 ग्राम तो इम्प्योर सब्सटेंस है, फालतू चीज़ है, यानी अपना 80 ग्राम से वो केमिकल रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आप एक अपना न्यूमेरिकल है 2.14, उसको देखते हैं।